वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज वुमेन कॉश एंड रिफॉर्म। यानी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, जब ब्रिटिशर्स का एजुकेशन यहाँ पे चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स ने चेंज एजुकेशन सिस्टम में लाए थे, जब विलियम एनस ने यहाँ पे अपनी थ्योरी दी थी, यानी कि जब बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपनी थ्योरी दी थी, जहाँ से यहाँ जो एंशंट बुक्स थे, जो यहाँ पे पोएट्रीज का दौर चल रहा था, यहाँ से कथक का दौर चल रहा था, अब वो दौर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। अब यहाँ एंशंट एजुकेशन से जो लोग मॉडर्न एजुकेशन में आ रहे थे, अब लोगों को ये पता चल गया था कि अब जो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं, अब हमारे पास टेक्स्ट्स हैं। नाउ दे आर एबल टू रीड द टेक्स्ट बाय देयर होम्स। नाउ कि वो अपने घर में भी ये सब चीजें पढ़ सकते थे। अब इससे क्या हुआ, इससे कुछ चेंजेस आए, वुमेन अपने हुकूक को जानने लगे। अब कास्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा और क्या रिफॉर्म, क्या तब्दीली आए, वो सब चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि वुमेन ने जब इन बुक्स को पढ़ा, वुमेन ने जब इन बुक्स को समझा। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे, एंशंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, इन वुमेन को घर से निकालने की इजाजत ही नहीं दी जाती थी। और बहुत, चाहे वो हम हिंदुज्म की बात करें, चाहे हम मुस्लिम्स की बात करें, अभी तक यही बताया जा रहा था कि वुमेन का काम एक ही है कि वो घर में बैठे, वो चूल्हा जलाए। लेकिन अब कुछ वुमेन ऐसी भी थी जो घर में ही तालीम हासिल करने उन्होंने स्टार्ट कर दिए। यानी कि वुमेन में एक चेंज आने लगी, यानी कि वुमेन अपने हुकूक के लिए लड़ने लगे। अब वुमेन का एजुकेशन सिस्टम डेवलप होने लगे, अब वुमेन के लिए कुछ कोचिंग स्टार्ट होने लगे, अब वुमेन के लिए भी पाठशाला स्टार्ट होने लगे, अब वुमेन के लिए भी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी इनॉग्रेशन स्टार्ट होने लगी। जब ये सारी चीजें एक साइड से चल रही थी, और इसी के साइड से कास्ट सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि अब जो कास्ट थे, जो अपर एंड लोअर कास्ट थे, जो ब्राह्मण ने ब्राह्मणस बनाए थे, शूद्रास बनाए थे, विश्वास बनाए थे, जो क्षत्रिय, जो ब्राह्मण टॉप पर थे, फिर क्षत्रियास थे, फिर विश्वास थे, फिर शूद्रास थे, फिर पोल्यूटिंग अनटचेबल फैमिलीज थे। और इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, अब लोग इस कास्टिज्म को कैसे क्रिटिसाइज करने लगे एंड रिफॉर्म, और क्या चेंज आए, क्या इनमें कुछ तब्दीली आई कि नहीं आई, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। यानी कि एक साइड से ब्रिटिशर्स का दौर चल रहा था, एक साइड से इंडिया इनके खिलाफ लड़ रहे थे, एक साइड से एक ऐसा दौर चल रहा था जहां पर रिवोल्ट 1857 हुआ था, जहां पे सिपाही अगेंस्ट हुए थे, जहां पे पीसेंट्स अगेंस्ट हुए थे इस ब्रिटिश कंपनी के, इस ब्रिटिश रूल के, जहां से महात्मा गांधी का ओरिजिन हुआ था, जहां से एक साइड से कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर वजूद आता है, और दूसरी साइड से यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से राइट्स के लिए बात हो रही है, यहाँ से वुमेन पार्टिसिपेशन हो रही है, ठीक है ना। तो यही हम देखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, सती प्रैक्टिस, यहाँ पे एक रिवाज होता था जो हिंदुज्म में होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का हस्बैंड इस दुनिया से चला जाएगा तो इसकी जो वाइफ है वो उसी के साथ उसको जलाया जाता था, और माना जाता है कि ये जो उसकी औरत है ये वफादार है, उसके लिए लॉयल है अगर वो उसके साथ जिंदा जले, अगर नहीं तो फिर वो, मतलब उस तरीके का सता एक ट्रेडिशन चल रहा था। इस सती पे बैन लगाई गई, ये सती कल्चर पे बैन लगाया गया, ये बात हुई थी। और इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम था, जो ब्राह्मणस ने अपना कास्ट बनाया था, ब्राह्मणस, शूद्रास, विश्वास, और फिर क्या बनाया था, फिर शूद्रास बनाए थे, विश्वास बनाए थे, क्षत्रियास बनाए थे, ब्राह्मणस बनाए थे। ये चार सेक्ट्स उन्होंने खुद ही अपर कास्टिज्म और लोअर कास्टिज्म बनाए थे। और इसके अलावा की अगर हम बात करेंगे, इसके अलावा भी फिर पोल्यूटिंग आए थे, फिर महार कम्युनिटी, जहां पे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेंगे, जहां पे हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, जहां पे डॉक्टर अम्बेडकर की जो महार फैमिली से था, उन बेचारों को कितने सफरिंग करने पड़ रहे थे उस दौर से पहले जब एजुकेशन सिस्टम नहीं था। इसके अलावा गर्ल्स राइट्स, अब गर्ल्स को राइट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे। अब जो गर्ल्स हैं वो भी अब
थोड़े थोड़े से क्या करने लगे, वो भी पढ़ने के काबिल हो गए थे। अब वो भी पढ़ने लगे, वो भी अपने बुक्स को लिखने लगे। और मुस्लिम्स और जो हिंदूज का जो कल्चर चल रहा था कि बस ये चूल्हे पकाने के लिए है, इस कंसेप्ट को रिमूव कर दिया गया। नाउ द वुमेन्स वर आल्सो एबल टू रीड द बुक्स, ठीक है ना। अब ये भी लिखने लगे थे, ये भी पढ़ने लगे थे। इसका इफेक्ट क्या पड़ा वो भी हम देखेंगे। और जो ये पोलिटिंग थे और जो ये महर फैमिली बेचारी थी या जो लवर कास्ट थे, ठीक है ना, और इन पे क्या असर पड़ा इस कल्चर से। अब ये भी अपने लिए, अब ये भी क्या करने लगे, या अपने लिए लड़ने लगे, अपने लिए क्या करने लगे, लड़ने लगे। पहले हम देखेंगे वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, जो हमारे टेक्स्ट बुक में रिटर्न दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, राजा राममोहन राय जो कलकत्ता में उसकी कलकत्ता में उसने क्या किया, उसने एक एसोसिएशन बनाया, ब्रह्मो सभा एसोसिएशन बनाई, या उसको कहते हैं ब्रह्मो समाज। ये इसका मेन मोटिव क्या था, इस ब्रह्मो सभा का या इस ब्रह्मो समाज जो आगे बन गई, इसका मेन मोटिव यही था कि हमें सती को खत्म करना है, हमें सती को खत्म करना है। जो ये मर्द के साथ औरत को जिंदा जलाया जाता था, इसको हमें खत्म करना है। और इसी पे बैन लगाई है ब्रिटिशर्स ने 1829 में। और वुमेन इज फोर्स्ड, जो ये कह रही थी कि ये कह रहा था कि जो वुमेन्स है उनको फोर्स किया जा रहा है, उनको अपने घर में ही उनको बांध के रखा जा रहा है। उनको फियर होता है कि हमें घर में ही काम करना है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम स्कूल्स में नहीं जा सकते, हम एजुकेशन को जो है ना, एजुकेशन नहीं पढ़ सकते। और ये कहीं पर लिखा ही नहीं है, इन्होंने दलील दी है, इसने दलील दिया है कि वुमेन जो फोर्स किया जा रहा है, उन बेचारों को जो घर में बंधे हुए रखते हो आप लोग, ये तो कहीं एंशंट टेक्स्ट में दिया ही नहीं है। आप क्यों खुद ही इसने रिफर किया है, आप क्यों खुद ही ये बताते हो कि नहीं वुमेन एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है। व्हाई नॉट गर्ल्स मूव आउटसाइड फ्रॉम द एजुकेशन, व्हाई द गर्ल्स विल नॉट मूव फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है ना, क्यों नहीं निकल सकते हैं। और इसके अलावा जब जो बाकी रिफॉर्मर्स थे, जो हम पढ़ेंगे आगे बहुत सारे मुस्लिम वुमेन्स भी यहाँ पे हुए थे, इंट्रोड्यूस अपने लेक्चर्स उन्होंने किए थे, अपने बुक्स पब्लिश किए थे। इनको भी एक ऐसी चीजें मिल गई, यहाँ पे एक क्लू मिल गया कि अगर हमें क्या बताना है, अगर हमें ये बताना है कि ये बातें सही नहीं है, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें ये बताना चाहिए कि ये इंसिडेंट टेक्स्ट में ही नहीं है। यानी कि वो अब रेफर करने लगे क्या ये चीजें इंसिडेंट टेक्स्ट में है कि नहीं है। और इसके अलावा ट्रांसलेट इसने क्या किया, ये राजा राममोहन रॉय, इसने ट्रांसलेट किया बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को। और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे, जो इन्होंने क्या किया, इनको ये क्या ट्रांसलेट किया। और इसका भी बिलीव था, इन बुक्स का भी बिलीव था कि क्रिटिकल ऑफ कास्ट, ये भी कास्टिज्म को क्या कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। और जब ये वो बातें कर रही थी जो ब्रिटिश चाहती थी यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिश ने यही कहा था कि ये अनसिविलाइज्ड यहाँ पे है। ब्रिटिश ने क्या कहा था, ब्रिटिश ने कहा था ये यहाँ पे क्या है, अनसिविलाइज्ड है। अब जन उनको ये बात पता चली कि ये जो लोग हैं, ये यही चाहते हैं कि सती को खत्म किया जाए। ये यही ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि गर्ल जो है उनको भी एजुकेशन मिले, उनको भी इंग्लिश नॉलेज मिले। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको सुनने लगे, ठीक है ना, उनकी बात को सुनने लगे। इसी के फिर दूसरा आता है ईश्वर चंद्रा, ठीक है ना, यदि सागर या ईश्वर चंद्रा यदि सागर जो था, इसने भी इंसिडेंट बुक्स की हमें कहानी बताई, इंसिडेंट बुक्स की दलीलें दी। इसने क्या बताया कि वुमेन रिमैरिज हो सकता है, तो वुमेन से जो विधवाएं हैं उनसे निकाह किया जा सकता है, उनसे शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसने इंसिडेंट टेक्स्ट्स का जो रेफरेंस हमें दिया। और फिर एक लॉ पास हुआ 1856 में, ये यही बताता है कि अब वुमेन्स के साथ रिमैरिज की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे हमें यही पता चलता है क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में, किससे, इस इंग्लिश के यहाँ पे आने से, ब्रिटिशर्स के आने से। और कुछ
some oppose it and boycott him, और कुछ लोग जो ये चाहते थे कि वुमेन घर में ही रहे, जो ये चाहते थे कि वुमेन चूल्हा ही जलाए, जो ये चाहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को, अपनी गर्ल्स को आउटसाइड भेजेंगे तो उन पर क्या पड़ेगा, ये वेस्टर्न बन जाएंगे। अब जब ये वेस्टर्न बन जाएंगे तो इसे एक मसला क्रिएट हो जाएगा, ये लोग हमारा जो कहना है वो नहीं मानेंगे, ये लोग इसके अपोजिट में हो गए और इसको बायकॉट किया। ओपन स्कूल्स फॉर वुमेन एजुकेशन, और जो ये एसवार चंद्रा विद्यासागर था, इसने क्या किया, स्कूल्स भी ओपन किए, ठीक है ना। और वर्षा लंगम पंतुला, वर्षा लंगम पंतुला, इसने क्या किया, वुमेन रिमैरेज, इसने भी बताया, मद्रास प्रेसिडेंट से था, इसने भी वुमेन रिमैरेज पे जोर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा स्वामी दयानंद, ठीक है ना, सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसने आर्य समाज एसोसिएशन क्रिएट किया, ठीक है ना। इसने आर्य समाज एसोसिएशन क्रिएट किया जो फोकस कर रहा था इसी वुमेन रिमैरेज पे। और इसके अलावा इसने गर्ल्स के लिए कहाँ पे, पंजाब में स्कूल्स भी ओपन किए। इनकी यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि गर्ल्स के राइट्स की बारे में अब क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है ना। विद्यासागर की बात करेंगे, कलकत्ता में इसने भी स्कूल्स ओपन किए, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। ज्योतिराव पुली, ठीक है ना, महाराष्ट्र से, इसने भी स्कूल्स क्या किया, स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक है ना। ज्योतिराव पुली, इसने भी महाराष्ट्र से थी और इसने भी क्या किया, स्कूल फॉर गर्ल्स। इसके अलावा कुछ मुस्लिम महिलाएं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मुमताज अली की बात करें, इसने कुरान से हमें दलील दी, कुरान के वर्स से हमें ये बताया कि वुमेन्स और मैंस दोनों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है, कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन सिस्टम जरूरी है, क्योंकि कुरान के वर्स से इसने ये बताया, किसने, मुमताज अली ने। और बेगम्स ऑफ भोपाल, इसने भी कुरान के वर्स, इसने भी इस चीज पे फोकस किया कि वुमेन की एजुकेशन जो है वो जरूरी है। और इसने प्राइमरी स्कूल्स, जो बेगम्स ऑफ भोपाल थे, इसने प्राइमरी स्कूल्स यहाँ पे लॉन्च किए अलीगढ़ में। इसके अलावा जो बेगम रुकाया सवादत हुसैन थी, इसने गर्ल्स स्कूल पटना और कलकत्ता में खोला। यहाँ पे ये पता चलता है कि सती पे बैन लग जाती है, यहाँ पे ये पता चलता है कि वुमेन्स रिमैरेज की बात चलती है, यहाँ पे ये पता चलता है कास्टिज्म के अपोजिशन में बात हो रही है। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पता चलता है क्या एक ओर से रिवोल्ट चल रहा था, दूसरी साइड से क्या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहा था और क्या सोसाइटी में इस चीज से बदलाव आ रहा था। ताराबाई सिंधी की अगर हम बात करेंगे तो इसने एजुकेशन होम बनाया, किसके लिए, ताराबाई सिंधु ने क्या किया, इसने एजुकेशन, उसने क्या किया, इसने होम बनाया, किन के लिए होम बनाया, इन्हीं वुमेन्स के लिए होम बनाया, ठीक है ना। इसने वुमेन्स के लिए होम बनाया और इसने अपनी बुक भी एक लिखी, श्री प्रसाद तुलना, इसने अपनी बुक लिखी। और पंडिता रमाबाई की अगर हम बात करेंगे, इसने एजुकेशन होम बनाया, यानी कि इसने भी एजुकेशन होम बनाया था, लेकिन इसने क्या बनाया, वुमेन होम, इसने एजुकेशन होम बनाया था, यानी कि बच्चों की पढ़ाने के लिए स्कूल क्रिएट किया था। इसने वुमेन होम बनाया था पुणे के लिए, किनके लिए, उन औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए जिनका तलाक हो चुका हो, उनके लिए, ठीक है ना, पंडिता रमाबाई। और हिंदुइज्म वाज ऑपरेसिव टुवर्ड्स वुमेन्स, और इसने ये किया कि हिंदुइज्म एक बेकार था। एज पर द पंडिता रमाबाई, जो हिंदुइज्म है वो बेकार है, ये इसकी फिलॉसफी थी, ठीक है ना। किसकी फिलॉसफी थी, पंडिता रमाबाई की। इसने बताया कि जो हिंदुइज्म थी वुमेन्स के लिए ये बेकार थी, क्योंकि वहां पे भी यही चीजें थी कि घर में ही बैठो, आपको घर चलाना है, चूल्हा चलाना है, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करेंगे या सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, इन्होंने भी जब उस टाइम पे क्या हुआ था, इक्वलिटी पे अब बात हो रही थी, अब वुमेन जागरूक हो चुकी थी, अब वुमेन लड़ने लगी थी, अब वुमेन राइट टू वोट पे आ गई थी, अब वुमेन ये कह रही थी हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए दैट ऑफ मैन, हमें वेजेस मिलने चाहिए दैट ऑफ मैन, यानी कि हर एक चीज में हमें क्या मिलनी चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए, हमें राइट टू वोट मिलने चाहिए। अब बहुत सारे ऐसी भी वुमेन थी जो अब पार्टिसिपेशन करने लगी थी, किसमें,
पार्टिसिपेशन करने लगी थी प्रोटेस्टर्स में, ठीक है ना। अब बहुत सारी वुमेन्स थी जो एज अ लीडर भी काम करने लगी थी। अब बहुत सारी वुमेन्स थी जो राइटर्स थी, जैसे हमने देखा भी था, जो बहुत सारी वुमेन्स थी जो अपनी कहानी लिखनी स्टार्ट कर दी थी। बहुत सारी वुमेन्स थी जो एजुकेशन सिस्टम में आ चुकी थी, यानी चेंज आ रही थी। जब ऐसी चेंज आ रही थी, इक्वलिटी पे बात हो रही थी, और यही बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस था, इसने भी इस चीज को क्या किया, सपोर्ट किया। इस चीज को क्या किया, सपोर्ट किया। कहा हाँ आपको क्या चाहिए, इक्वलिटी देनी चाहिए। अगर हम कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म की बात करें, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म की बात करें, तो कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म में यही चीज है कि सोसाइटी में और कास्ट में क्या बदलाव पड़ता है। पहले अगर हम बात करेंगे राजा राममोहन रॉय की, इसने ट्रांसलेट किया ओल्ड बुद्धिज्म टेक्स्ट को, जहां पर यह बताया जा रहा, क्रिटिसाइज किया जा रहा, किसको, इस कास्ट सिस्टम को क्या किया जा रहा है, इस कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था। अगर हम फिर करेंगे बात परथाना समाज, परथाना समाज जो भक्ति बिलीवर्स थे, यहां पे भी लिखा था स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ कास्ट। परथाना समाज में यही लिखा था इक्वलिटी, स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ कास्ट, यानी कि कोई अलग नहीं है, ब्राह्मण्स हो, शूद्रास हो, वैश्यास हो, क्षत्रियास हो, सारे सेम हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ब्राह्मणास मंडली, ब्राह्मणास मंडली 1804, ये किस पे बात कर रहा था, एबोलिशन ऑफ कास्ट, यानी कि ये कास्ट सिस्टम जो है ये क्या होना चाहिए, ये अबॉलिश होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। और क्रिश्चियन मिशनरीज की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने स्कूल्स बनाए थे किनके, ट्राइबल पीपल्स के लिए, लोअर क्लास के लिए, यानी इन्होंने स्कूल्स बनाए थे। किनके लिए स्कूल्स बनाए थे, जो माइनॉरिटी थे, जो माइनॉरिटी यहाँ पे थी, उनके लिए क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा स्कूल्स बनाए गए थे, ठीक है ना। और ये वो टाइम था या पोअर पीपल माइग्रेट करने जा रहे थे। अब ये गांवों से कहाँ किसकी ओर जा रहे थे, सिटीज की ओर जा रहे थे। किसके लिए जा रहे थे, जॉब्स के लिए, डगिंग के लिए, रोड्स के लिए, बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, कहीं पर केयरिंग, मतलब यहाँ पे कुछ भी काम हो, ड्रगिंग, चाहे डगिंग का काम हो, खुदाई के काम हो, कहीं पर केयरिंग का काम हो, ठीक है ना, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम हो, बिल्डिंग का काम हो, रोड्स का काम हो, कुछ भी काम हो, वो करने के लिए सिटीज की ओर रुख करने जा रहे थे। अगर हम इश्यूज की बात करें, यहाँ पर सोशल इश्यूज भी था, यहाँ पे पॉलिटिकल इशू भी था, यहाँ पर रिलीजियस इशू भी था, यहाँ इकोनॉमिक इशू भी था। देखो सोसाइटी में क्या हो रहा था, वो मैंने स्कूल जाने लगी थी और बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी नहीं आ रहा था, ये सोशल इशू था। अब रिलीजियस पे बात हो रही थी, और रिलीजियस ये इशू था कि उनको लगा था कि रिलीजियस इससे प्रॉब्लम में आ जाएगा। और यहाँ से पॉलिटिकल इशू भी था, रिवोल्ट हो रहे थे, यहाँ पे पीजेंट्स को वो तनख्वाह ही नहीं मिल रहा था, और इकोनॉमिक वीक हो रही थी, इकोनॉमिक कम हो रही थी, ठीक है ना, इकोनॉमी कम हो रही थी। जैसे मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि सपोर्ट्स को, जो सिपाही को, उनको लेस पे मिल रहा था, उसको लेस ये मिल रहा था, पे मिल रहा था, और उनको बताया जा रहा था कि सी रूट्स भी आपको क्या करना है, पास क्रॉस करना है। जैसे मैंने आपको बताया था 1824 में जब उनको बर्मा के लिए बोला गया था, ठीक है ना। तो ये थी कहानी इंट्रोडक्शन की, और फिर हमने इसकी बात की है। अब हम देखेंगे डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब क्या डिमांड्स किए गए, अब कौन कौन से लोग इसमें आ गए, ठीक है ना, वो सारी कहानी जो है वो हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, दैट इज वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। और आज हम देखेंगे कि अब डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। हमने देखा कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए 1600 में, इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लाई थी, और इसमें से एक एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। अब इन्होंने बताया था कि यहाँ का जो एजुकेशन होगा वो इंग्लिश में होगा, और इस हिसाब से, और जब ये सारा कुछ चल रहा था उस टाइम पे जो वुमेन्स थे, इन्होंने भी कहीं से एजुकेशन को स्टार्ट करने की कोशिश की थी। और हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था बहुत सारी वुमेन्स ऐसे थे जिन्होंने अपने
बुक्स को पब्लिश किए थे, और बहुत सारे वुमेन्स ऐसे थे जिन्होंने सती के जो सती प्रैक्टिस चल रही थी उसके खिलाफ लिखना स्टार्ट कर दिया था, और फिर 1829 में सती को बैन किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पे जो अपर कास्टिज्म चल रहा था उस कास्टिज्म को खत्म किया गया था। और इसके अलावा मतलब उसके जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट माने जाते थे उनके खिलाफ, अब जो यहाँ पर जो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी ऐसी थी जिन्होंने कुरान से दलाइल देकर यह बताया गया था कि यहाँ पे जो मुस्लिम जो लड़कियों को घर में बांध दिया गया है, ऐसी बात नहीं है कि एजुकेशन इज फॉर ऑल वेदर मेल और फीमेल, वेदर गर्ल और बॉय। ये कहानी यहाँ से चल रही थी। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कुछ बात करेंगे कुछ मोमेंट्स की, कुछ थोड़ा सा रह गया था पिछले लेक्चर में वही हम पढ़ेंगे। डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। नाउ वी विल सी कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इक्वलिटी और जस्टिस की खातिर लड़ना स्टार्ट किया था। और इसमें से पहला नाम किसका आता है, श्री नारायण। श्री नारायण की अगर हम बात करेंगे, श्री नारायण, और इसने क्या किया था, यूनाइट टू फाइट। इसने एक कंसेप्ट दिया था कि हमें मिलके क्या करना चाहिए, हमें यूनाइट होना चाहिए पहले, और यूनाइट होने के बाद हमें क्या होना चाहिए, फाइट करना चाहिए किसके अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम। अब ये श्री नारायण जो था ये क्या था, गुरु था, ठीक है ना, गुरु था जिसने ये कहा था कि हमें यूनाइट होना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट कास्टिज्म। और इस हिसाब से, इसकी टीचिंग के हिसाब से, ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग्स टू सेम कास्ट, कि हर एक इंसान जो है एक ही जाति के हैं। और किसी हद तक ये भी सही है, ये अजहर कास्ट से बिलोंग करता था, और इसका ये कहना था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, कि एक ही कास्ट से सारे इंसान बिलीव करते हैं। और मुझे लगता है एक कहानी थी क्लास 9th की इंग्लिश में शायद, वो वहां पे उसने एक बड़ा सा पोएट्री, शायद जबराइल उकारी था, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसने एक बढ़िया सा टाइटल दिया था, नो मैन और फॉरेन, नो मैन और कुछ ऐसा ही उसने बताया था वहां पे कि कोई भी इंसान अलग नहीं है, कोई भी इंसान अलग नहीं है, और कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है उस हिसाब से, ठीक है ना। और जो हर एक जो इंसान है वो ह्यूमन है, हर एक कंट्री जो है वो अपनी कंट्री है, क्योंकि ये बता रहा था कि वर्ल्ड वाइड, उस टाइम में ये बताया गया था कि वर्ल्ड वाइड में हर एक इंसान जो है सेम एयर ब्रीथ करता है। इस दुनिया, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, वो बर्तानिया में रहता हो, वो अजरबैजान में रहता हो, वो फिलीपीन में रहता हो, ठीक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, हर एक इंसान जो है सेम पानी पीता है, हर एक इंसान कहीं ना कहीं से सेम गुज़ा ही खाता है, जो कहाँ से इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट से आता है। और यही बता रहा था कि हर एक इंसान तो इस हिसाब से सेम ही तो है, ठीक है ना। और कोई मैन फॉरेन नहीं है, कोई कंट्री जो है वो क्या है, वो सारी कंट्रियां तो अपने ही हैं, और कोई भी जो है ये फॉरेन नहीं है, कोई लोग जो है वो फॉरेन नहीं है, ठीक है ना, उस पाए में बताया गया था। और किसी ना किसी तरीके से ये भी सही था, किसी ना किसी तरीके से ये भी सही था, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे, यही बता रहा था ये कि हर एक बंदा जो है एक ही है, रिलीजियस बेसिस पे हमें डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
सतनामी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सेंट्रल इंडिया में, और किसने किया था? घासीदास। घासीदास ने सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट किया था, और इसने इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया था टू इम्प्रूव सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है ना। हरिदास ठाकुर ने ईस्ट बंगाल से इसने क्वेश्चन किया था ब्राह्मण ने जो ब्राह्मण टेक्स्ट को ऊपर इसने क्वेश्चन किया था कि ब्राह्मण कौन लोग हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट के खिलाफ उसने बताया था। ठीक है, उन पे क्वेश्चन किया था। और फिर गुलामगिरी जो ज्योति राय फुली थी, बॉर्न हुई थी 1827 में। इसने एक बुक लिखी है गुलामगिरी। इसके मुताबिक हमने इससे पहले भी बताया था, इसने वुमेन्स के लिए स्कूल एस्टेब्लिश किया था। और जो अगर हम गुलामगिरी की बात करेंगे, अभी हम देखेंगे गुलामगिरी क्या है। देखो, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण खुद को कुछ सुपीरियर मानते थे, है ना, कि हम बड़े हैं, बाकी जो इन्फीरियर हैं, बाकी लोअर क्लास जो हैं वो नीच किस्म के हैं, वो हमसे छोटे हैं। ब्राह्मण खुद को एक टॉप लेवल पे लेते थे। फिर क्षत्रियाज, फिर विश्याज, फिर शूद्राज, और फिर एंटी शूद्राज, यानी कि जो पोलिटिक किस्म के माने जाते थे। जैसे महार कम्युनिटी, जहां से डॉक्टर BR अम्बेडकर बिलोंग करता था, उस बेचारे को आपने अभी आप देखेंगे, उस बेचारे को कितनी तकलीफें उठाने पड़े थे अपने दौरे हयात में। और ये खुद को ये इसलिए बता रहे थे हम सुपीरियर हैं, क्यों? हम तो आर्यन्स हैं। और लेकिन जो हम ज्योति राय फुले की बात करेंगे, ये बता रहा है कि जो आर्यन्स हैं, अगर हम इनके ऑरिजिन देखेंगे तो ये फॉरेनर्स हैं, जो यहाँ पे दूसरे जगहों से आके यहाँ पे बैठ गए और यहाँ के चिल्ड्रंस को मारते। दैट मीन्स कि इन ब्राह्मण्स को, इस हिसाब से तो ब्राह्मण्स दे हैव नो राइट टू देयर ओन लैंड। अब इनको तो लैंड पे कोई राइट ही नहीं है। और इसके अलावा बिफोर आर्यन्स देयर वाज अ गोल्ड एज, क्योंकि आर्यन से पहले जमीनें सारे किन के पास थे? इन लोअर कास्ट के पास थे। और इसीलिए जो ज्योति राय फुले थी, ये बता रही हैं कि ये गोल्डन एज था। गोल्डन एज का टाइम इसीलिए था क्योंकि हर एक जो यहाँ पे रह रहा था वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहा था। ठीक है ना, तो ये गोल्डन एज इसने कहा था। अब ये क्या बता रहा है? बता रही है कि जो शूद्राज हैं प्लस एंटी शूद्राज, और यानी कि शूद्राज जो हैं, जो लेबर फैमिली से हैं, जो वुमेन्स हैं, ठीक है ना, इनको मिलके प्लस एंटी शूद्राज जो ये महार कम्युनिटीज हैं, जो इनको बता रहे हैं कि ये पॉलिटिक कम्युनिटीज है, इन सबको आपस में मिलना चाहिए पहले। फिर क्या करना चाहिए? फिर शुड राइज वॉइस, और फिर राइज करनी चाहिए वॉइस अगेंस्ट दिस सिस्टम, अगेंस्ट दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना। और इनको क्या करना चाहिए? इन्होंने एक फाउंड किया है सत्याशोक समाज। इसने क्या किया? कास्ट इक्वलिटी पे, जो ये सत्याशोक समाज था, ये इसने फाउंड किया कास्ट इक्वलिटी पे। और गुलामगिरी बुक इसने लिखी थी। और गुलामगिरी क्या डिनोट करता है? गुलामगिरी मीन्स क्या है ना, गुलामगिरी, यानी कि आज भी हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। गुलामगिरी मतलब कि लोअर कास्ट स्लेव, यानी कि ये बात कर रहा था, ये बात कर रही थी किन के मुतालिक? जो वहां से जो अमेरिकन है ना, वहां पे ब्लैक और व्हाइट्स के दरमियान क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी आपस में। ठीक है ना। तो लोअर कास्ट मतलब वहां के लोअर कास्ट, यहाँ के लोअर कास्ट, वहां के ब्लैक स्लेव्स। ठीक है ना। और कंटिन्यू इस रिफॉर्म किया गया, यानी चेंज लाने की कोशिश की गई डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा और EV रामास्वामी नायकर
और डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। और अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात करेंगे तो ये महार फैमिली से बिलोंग करता था और इस बेचारे को अपने क्लास रूम में, ठीक है ना, अलग रख दिया जाता था। इसकी सीट अलग होती थी और इसको अपर कास्ट लोगों से क्या वाटर भी नहीं पी सकता था। यानी उस जमाने में ऐसी स्थिति थी कि जो लोअर कास्ट वाले, जो ये बेचारे महार कम्युनिटी वाले, ये जो बेचारे लोअर कास्ट वाले, ये बेचारे, उनको सारा जो स्कूल वो सारा कुछ साफ करना पड़ता था, ठीक है ना, सारा कुछ साफ करना पड़ता था। टॉयलेट्स उनके अलग होते थे, उनके स्कूल्स मतलब कहीं कहीं पे अलग भी थे, उनको जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम वो अलग था, उनको उस तरीके से प्रॉपर हॉस्पिटलिटी ही नहीं थी। उस बेचारे को टॉयलेट्स वो देते थे, वो गंदा टॉयलेट होगा, और उनको ड्रिंकिंग वो मतलब उस तरीके का मिलता ही नहीं था। मतलब बहुत सारा जुल्म उनको उनके साथ किया जाता था। और फॉलोशिप उसको मिली यूएस, किसके लिए, हायर स्टडीज के लिए। और जब ये वहां से 1990 में आता है, फिर ये यहाँ पे 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट उठाता है। और टेम्पल एंट्री मूवमेंट यही कहता है कि भगवान सबका है और हमें भी क्या करना चाहिए, हम भी इस मंदिर में जाने चाहिए। और 3 मूवमेंट्स उठाते हैं ये 1927 से लेकर 1935 तक। जो ईवी रामास्वामी नायकर था, तो इसको क्या प्यार भी कहते थे, ठीक है ना, दूसरा नाम उसका प्यार है। और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है ना। ये मेंबर ऑफ कांग्रेस बन गया था। और जब ये मेंबर ऑफ कांग्रेस बन गया था, वहां पे कुछ सिटिंग मतलब एक मीटिंग रखी गई थी। वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट उस हिसाब से थे कि इन लोगों को अलग रख दिया गया था और अपर कास्ट वालों को अलग रख दिया गया था। इनकी यहाँ पे इसने देखा कि लोअर कास्ट वालों को सीट्स अलग थे और अपर कास्ट वालों के सीट्स अलग थे, और लोअर कास्ट वालों को हिसाब से रेस्पेक्ट ही नहीं था। और इसने यहाँ से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये इसने बताया था कि जो ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वलिटी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा था कि ये गॉड की तरफ से हमें इनइक्वलिटी वहीं से मिले हैं कि ब्राह्मणस सुपीरियर रहेंगे, उसके बाद क्षत्रियाज रहेंगे, उसके बाद वैश्याज रहेंगे, उसके बाद शूद्राज रहेंगे। और इसने इस कंसेप्ट को रिजेक्शन दी। उसने कहा कि ऐसा कोई बात ही नहीं है कि ये ऊपर से आया हुआ कुछ क्राइटेरिया नहीं है। इसने क्रिटिसाइज किया हिंदुइज्म स्क्रिप्चर को, इसने फोर्स किया कि आप भी क्रिटिसाइज करो। और इसके बाद जब इसने ऐसा किया और यहाँ पे डिबेट स्टार्ट होने लगे, इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट होने लगे, यानी कि लोग बहुत सारे इसके सपोर्टिव में आ गए। अब उनको भी ये बात समझ आने लगी कि हाँ, ये जो बंदा है सच बोल रहा है कि ये भगवान से तो आया ही नहीं हुआ है, कि यहाँ से कुछ ऐसे भी थे जो ऑलरेडी बता चुके थे कि ब्राह्मण जो हैं, अगर ये खुद को आर्यनस कहते हैं, दैट मीन्स कि आर्यनस जो लोग हैं ये फॉरेनर्स हैं, उनको यहाँ पे जगह ही नहीं है, उनकी यहाँ पे लैंड ही नहीं है, तो ये क्या रूल खुद को सुपीरियर कहते हैं। अब लोगों को ये बात समझ आने लगी थी। और परांथा समाज की अगर हम बात करेंगे, 1867 में उसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। और रिमूव ये भी इसी के खिलाफ बोल रहा था कि कास्ट रिस्ट्रिक्शन है, इस कास्ट रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया जाए और चिल्ड्रन मैरिज जो है उसको बैन लगाया जाए, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, और एंड ऑफ बैन ऑफ वुमेन मैरिज, जो बैन है वुमेन मैरिज पे, उसको खोल दिया जाए कि हाँ वुमेन मैरिज कर सकते हैं। इसके बाद आता है विद्या समाज की अगर हम बात करेंगे तो 1864 में मद्रास से ये स्टार्ट होता है, इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मो समाज से इंस्पायर हो जाते हैं। और ये किस लिए है, एबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन
यानी कि यही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने की ये बात कर रहे हैं, विडो रिमैरिज की बात कर रहे हैं, और यानी कि विडो रिमैरिज को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, और ये बिलीव कर रहे थे एक गॉड पे, ठीक है ना, एक गॉड पे। और अलीगढ़ मूवमेंट उठा था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से, और ये किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान 1875 में। आज उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर है द सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, जो सिख्स के द्वारा किया गया था, और फर्स्ट सभा जो अमृतसर 1873 में रखा गया था। इसके बाद लाहौर में 1879 में रखा गया। फिर जो ये भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अपोजिट था, ये भी बता रहा था। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्रिएट हुई थी, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्ट हुआ था, इसलिए हुआ था कि मुस्लिम्स को अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो थी इसका इल्म मिल सके, यानी उनको साइंस से आगाह किया जाए। और ऐसी सिख्स के लिए इन्होंने सिंघा सभा मूवमेंट रखा था, ताकि सिख टीचिंग को, ताकि सिख्स मॉडर्न इंस्ट्रक्शन विद टीचिंग, यानी कि उसको इन्फ्लुएंस किया जाए। फिर था दोरेजिया एंड यंग बंगाल। हेनरी लुइस विवान दरोजिया ये टीचर थी, कहाँ पे? हिंदू कॉलेज में। अब इसने क्वेश्चन किया था और अथॉरिटी को, और जो इसने यंग बंगाल मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, और जो इसके स्टूडेंट्स को इनको बताया गया था कि ये चीजें गलत हो रही है हमारी सोसाइटी में, ये जो ब्राह्मण सुपीरियर बने बैठे हैं, ये तो कहीं पे है ही नहीं किसी टेक्स्ट में। ये जो गर्ल्स को बैन किया जा रहा है स्कूल जाने से, ये तो कहीं एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा ही नहीं है। ये जो सती प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये तो कहीं पे लिखा ही नहीं है। और ये बताया गया था, जो ये पोल्यूटिंग बता रहे हैं, ये लोग जो पोल्यूटिंग बता रहे हैं, ये तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा जुल्म तो कहीं पे लिखा ही नहीं है। हाँ, जब इन लोगों को ये बात समझ आ गई है, तो यंग बंगाल मूवमेंट क्रिएट हुआ, और स्टूडेंट जो थे ये अटैक करने लगे ट्रेडिशंस पे और कस्टमर्स पे, और ये क्या करने लगे? ये एजुकेशन, ये बुलंद से प्रोटेस्ट करने लगे। क्या बताने लगे? एजुकेशन फॉर वुमेन्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, कि वुमेन्स के लिए और फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी जो चीजें हमने कहानी जो पढ़ी है, ये कहानी हर कहानी यही बता रही है कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए थे इसके खिलाफ। इसी जो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुई थी बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, इस कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए ये रिफॉर्मर्स उठे थे, इसीलिए कि वुमेन्स को एक राइट मिले, उनके लिए सुविधा फराहम हो सके, उनकी बात सुनने वाला कोई हो, उनके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो, उनके लिए भी स्कूल्स हो, उनके लिए भी कॉलेजेस हो, उनके लिए भी यूनिवर्सिटीज हो। इन सब चीजों के लिए ये सारे, ये परंथा समाज, ये विद्या समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सिंह सभा मूवमेंट, ये दरोजा एंड यंग बंगाल, ये सारे चीजें जो थी, ये सारे चीजें यही बता रही थी कि वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ गुलामगिरी। इसने भी, ये ज्योति राय पहली इसने भी यही कहा था कि आर्यन जो है फॉरेनर्स हैं, इसने भी अपना कंसेप्ट बताया था, जिससे यहाँ के लोग आगाह हो गए, ठीक है ना। होप कि आपको जो ये आप आज का लेक्चर है कि डिमांड इज फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, इसके मुतालिक हमने पढ़ा, गुलामगिरी के मुतालिक पढ़ा, डॉक्टर अंबेडकर के मुतालिक पढ़ा, ईवी रामास्वामी नायकर के मुतालिक पढ़ा, इसके अलावा प्रार्थना समाज के मुतालिक, विद्या समाज के मुतालिक, अलीगढ़ मूवमेंट के मुतालिक, सिंह सभा मूवमेंट के मुतालिक, और दरोजिया एंड यंग बंगाल के मुतालिक जो हमने आज पढ़ा है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।